तो हम मैक्सवेल के थर्ड इक्वेशन से जानते हैं कि कर्ल ई इक्वल टू होता है माइनस डेल बी अपॉन डेल टी। डायग्राम में जैसा दिखाया गया है कि यहाँ पर एक मीडियम 1 है और एक मीडियम 2 है। इसमें ये जो लाइन है ये इंटरफेस की लाइन है। इसमें एक रेक्टेंगुलर लूप लिया गया है ABCD और इस रेक्टेंगुलर लूप की जो हाइट है वो h है। मीडियम 1 और मीडियम 2 को ओवरलैपिंग करते हुए ये लूप को कंस्ट्रक्ट किया गया है। तो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि यदि हम इक्वेशन 1 को इस रेक्टेंगुलर लूप के अकॉर्डिंग हम इंटीग्रेट करते हैं ABCD के अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन कर्ल ई। चूंकि हम रेक्टेंगुलर लूप के सरफेस के अकॉर्डिंग इंटीग्रेट करेंगे तो कर्ल ई डॉट एन डी एस इक्वल टू माइनस डेल बी अपॉन डेल टी एन डी एस हो जाएगा। अब स्टोक्स थ्योरम के अकॉर्डिंग जो कर्ल है वो लाइन इंटीग्रेशन में चेंज हो जाता है। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ABCD लाइन इंटीग्रेशन के फॉर्म में इस तरह से माइनस इंटीग्रेशन डेल बी अपॉन डेल टी एन डी एस। ये जो वैल्यू गिवन है इसको लाइन इंटीग्रेशन में इस तरह से एक्सप्लेन लिख सकते हैं हम। अब उसको रेक्टेंगुलर के साइड के फॉर्म में हम इंटीग्रेशन को लिखें तो AB के कोरस्पॉन्डिंग जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया है AB के कोरस्पॉन्डिंग वेक्टर E1 है तो ये हो जाएगा AB E1 DL। CD के कोरस्पॉन्डिंग वेक्टर E2 है तो ये हो जाएगा CD E2 DL। और BC और AD का जो पार्ट है हाफ पार्ट मीडियम 1 में है और हाफ पार्ट मीडियम 2 में है। इस तरह से E डॉट DL ABC एंड DA के लिए हो जाएगा इक्वल टू माइनस ये सरफेस इंटीग्रेशन डेल बी अपॉन डेल टी एन डी एस। अब यदि इसमें हम लिमिट लेते हैं h टेंस टू 0 तो इसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं तो चूंकि जब हम h टेंस टू 0 लेते हैं तो ये वाला जो पार्ट है ये 0 हो जाएगा। इसी तरह से यदि हम RHS का पार्ट लेते हैं डेल बी अपॉन डेल टी यदि फाइनाइट है तो इस केस में जो सरफेस इंटीग्रेशन है डायग्राम के अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि लिमिट h टेंस टू 0 में सरफेस इंटीग्रेशन डेल बी अपॉन डेल टी की वैल्यू भी 0 हो जाएगी। अब इक्वेशन सेकंड में हमने देखा कि ये वाला पार्ट 0 है ये वाला पार्ट 0 है इसलिए ये दोनों पार्ट भी इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो AB का E1 DL और CD के लिए E2 डॉट DL ये दोनों वैल्यू 0 हो जाएगी। यहाँ से डायग्राम से देख सकते हैं आप कि अगर h की वैल्यू 0 है तो ये जो पार्ट है AD और BC ये वैल्यू जो है लगभग 0 हो जाएगा और बचेगा कितना AB और CD वाला पार्ट बचेगा। क्योंकि यहां से हम देख सकते हैं कि AB का डायरेक्शन A से B की ओर है और CD का डायरेक्शन C से D की ओर है तो इन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट होने के कारण जो बीच का साइन है वो प्लस की जगह माइनस हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ जो वैल्यू प्लस में है ये माइनस में हो जाएगा तो ये हो जाएगा E1TL माइनस E2TL इक्वल टू 0। क्योंकि डायग्राम के अकॉर्डिंग हम देख सकते कि जो ये वाला पार्ट है और ये वाला पार्ट है ये मीडियम 1 और मीडियम 2 के बीच का जो इंटरफेस दिया है उसके टेंजेंशियल है, इसलिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंशियल पार्ट कहलाएगा। तो इस तरह से E1TL माइनस E2TL इक्वल टू 0 L को डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा E1T इक्वल टू E2T। इसका मतलब फर्स्ट मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो टेंजेंशियल कंपोनेंट है और सेकंड मीडियम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का टेंजेंशियल कंपोनेंट है वो इंटरफेस के क्रॉस कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस का मतलब ये होता है कि अगर कोई दो मीडियम के बीच का इंटरफेस है और उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जितना मीडियम 1 में होगा उतना ही हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट मीडियम 2 में होगा। तो इस तरह से हमने डिस्कस किया बाउंड्री कंडीशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के लिए। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।